देखने वाले हैं वो चैप्टर 2 है क्लास 7 का साइंस की। ठीक है, तो इसमें आपका चैप्टर का जो नाम है वो क्या नाम है, प्राणियों में पोषण, यानी कैसे प्राणी जो है वो अपना पोषण करते हैं। और इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में मैंने पादपों में पोषण को करा दिया है, तो आप उसको ज़रूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि आपका जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ तब आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने अध्याय फर्स्ट में पढ़ा है कि पौधे जो है यानी पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, यानी जो जंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो कैसे वो फूड बनाते होंगे, खाना कैसे बनाते होंगे, तो देखिए प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। या तो परोक्ष रूप से कर लेते हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। ठीक है, लेकिन निर्भर होते हैं किस पे, प्लांट पे। ठीक है, पौधे पे। कुछ जो प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई जो है अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। ठीक है, यानी कुछ तो अपना खुद ही भक्षण कर लेते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा कुछ जो प्लांट जो जंतु जो होते हैं, जंतु क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए क्या होता है कि कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, यानी कुछ जंतु जो होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। याद रखिए कि यहाँ बोला जा रहा है कि याद रखने की बात की जा रही है कि याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए। ठीक है, जितने भी मानव हैं या फिर जितने भी जीव हैं उनको क्रियाशील रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खाद्य पदार्थ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन जो ग्रहण करते हैं की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि दोनों मिले हुए होते हैं। ठीक है, किसमें, तो प्राणियों के जो पोषण होते हैं तो इसमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके तरीके जो होते हैं और किस तरह से वो भोजन करेंगे, शरीर में किस तरह से जाएगा, ये भी मिला रहता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है क्या कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कुछ ऐसे संगठक जटिल पदार्थ है, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट को जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट ही करे, अतः उन्हें क्या करते हैं कि सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है, सरल पदार्थ में बदल के वो उसका ग्रहण करते हैं, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि जैसे रोटी है, तो रोटी हम लोग डायरेक्ट थोड़ी ना खाते हैं, उसको पहले छोटे पदार्थों में करते हैं, फिर च्यू करते हैं, तभी तो खाते हैं ना। तो जटिल पदार्थ और फिर सरल पदार्थ होगा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे जितना भी इजी प्रोसेस होगा ना, मैं बताने का कोशिश करूँगी। देखिए, परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कर रहता है, यानी जो हमारा भोजन है तो सरल पदार्थों में जो यहाँ टूटा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि देखिए जटिल खाद्य पदार्थ जो यहाँ था कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में, ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, परिवर्तित होना या टूटना जो है वो विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, चलिए खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि, विभिन्न विधियों की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कहने का मतलब कि जितने भी जीव होते हैं सभी में अलग होते हैं। मधुमक्खी और ममर पक्षी यानी हमिंग बर्ड ममर पक्षी को क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधे का मकरंद चूसते हैं, यानी कौन, हमारे मधुमक्खी और जो हमिंग बर्ड होते हैं वो पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, यानी कहने का मतलब है कि मानव भी अपने माता का दूध पीते हैं, और कुछ अन्य जंतु भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, जैसे काऊ हो गया तो उसके बच्चे दूध पीते हैं। इसी तरह से आगे जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं, और कुछ जो है
वो निगलने का काम करते हैं, वो चबा नहीं पाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, या कुछ क्या करते हैं कि वो जो है वो जलीय जो प्राणी होते हैं, वाटर बॉडीज जो होते हैं एनिमल, तो वो क्या करते हैं कि वो तैरने वाले खाद्य कणों को छानकर अपना भक्षण करते हैं, वो ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो ये है, चलिए सब सारे में अलग अलग तरह की प्रवृत्ति होती है। देखिए यहाँ अद्भुत सत्य की बात की जा रही है। तो क्या बोल रहा है कि स्टार फिश जो होता है, जिसको तारा मछली बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। यानी सोचिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो कठोर कवच होता है उसको लेता है स्टार फिश, ठीक है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख में अपना आमाशय बाहर निकालता है, और क्या करता है कि खोलने के बाद क्या करता है, अपना आमाशय पेट से बाहर निकालता तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। जंतु के कोमल भागों को ये खा जाता है, आमाशय वापस शरीर में चला जाता तथा आहार धीरे धीरे पचता चलता है, ठीक है। सोचिए मतलब अलग अलग तरह की स्थितियाँ हैं, ठीक है। स्टारफिश देख लीजिए, है ना, मछली है ये एक तरह की। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि, चलिए यहाँ देख लेते, सारे की अलग अलग होती है। मानव में पाचन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है, यानी जो नहीं पच पाता वो हमारे मल के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है, ठीक है। हाँ, ये तो होता है, जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर के क्या होता है कि गुदा तक जाते हैं, ठीक है। जो मुख्य गुहिका से क्या होता है, प्रारंभ होकर के ये गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में क्या होता है, बांट सकते हैं, ठीक है। मुख्य गुहिका हो गया जो हमारा मुंह में के अंदर जो जाता है, तो मुख्य गुहिका में पहले जाता है, फिर ग्रास नली में यानी ग्रासिका में जाता है। ग्रास नली और ग्रासिका दोनों ही सेम होता है। आमाशय बाद में जाता है, फिर क्षुद्रांश को ही छोटी आंत बोलते हैं, याद रखिएगा। और वेदांश यानी बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत, छोटी आंत, क्षुद्रांश छोटी आंत, और वेदांश क्या है, बड़ी आंत है। चलिए, और ये क्या है, जो बृहदांश है, जो बड़ी आंत है, जो मलाशय से जुड़ी हुई होती है, यानी हमारे मलाशय से जुड़ी कौन सी पार्ट होती है, तो बृहदांश होती है। मलद्वार अथवा गुदा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और चट्ठा जो होता है मलद्वार होता है और गुदा होता है। क्या बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नल का निर्माण करते हैं। तो हाँ, ये लंबा तो है, लेकिन यही सब तो मिलकर के आहार नल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, ठीक है, क्या होता है कि विभिन्न भागों से जैसे जैसे गुजरता है, इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है, ठीक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है, क्षुद्रांश, आहारनाश से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि हो गया, फिर लाल, उसके अलावा यकृत, अग्नाशय, पाचक रसी स्थापित करती है, ठीक है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं, पाचक रस क्या करते हैं कि सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ये क्या करती है, पाचन तंत्र का निर्माण कर देती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मुख्य गुहिका है, ये है गुहिका हो गई, और ये आपका कि लाला ग्रंथि हो गया, नीचे में हो गए, और ये ग्रसिका हो जैसे फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ग्रसिका हो गया, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारा लीवर हो गया, यकृत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो है हमारा लीवर हो गया, रुकिए, ये जो है हमारा लीवर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा यकृत वही लीवर हो गया, और ये छोटी सी जो है थैली पित्ताशय होती है, ठीक है, पीते जहाँ पे स्टोर होता है। अमाशय देखिए इस तरह से अमाशय बना होता है, ठीक है। चलिए ये देखिए अमाशय का शेप जो होता है ना, इस तरह का शेप होता है अमाशय है। उसके अलावा अग्नाशय, यहाँ पे देखिए इस तरह का अग्नाशय बना होता है, ठीक है, पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और आपका जो है क्षुद्रांश हम क्या बोले थे, क्षुद्रांश आपका छोटी आंत हो गया, वेदांश आपका बड़ी आंत हो गया, ठीक है। उसी के अलावा मलाशय तो नीचे हो गया आपका, और गुदा उसके एकदम लास्ट में, ठीक है। चलिए,
पाचन तंत्र है ये पूरा हमारा जो पिक्चर है वो क्या है, पाचन तंत्र की पिक्चर है। चलिए थोड़ा दूर कर देती हूँ, देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि मुख और मुख्य गुहिका जो है, मुख और मुख्य गुहिका जो होती है वो क्या बोला है कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, ठीक है, द्वारा होता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो लेते हैं वो मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया जो होती है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। आहार को जो शरीर के अंदर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं, ठीक है। और यांत्रिक विधि द्वारा क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पीसते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। दांत जो होता है गर्तिका में धंसा होता है, यानी जिसको सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, यानी हमारे और आपके दांत अलग हो गए, समान नहीं होता। इसीलिए देखिएगा कि अभी जो सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि दांतों का भी सैंपल लिया जाएगा ताकि जितने भी जो बड़े क्रिमिनल होते हैं उनको पकड़ा जा सके। और फॉरेन में ऐसा होता भी है रियल में, तथा उनके कार्य भी भिन्न होते हैं और अलग अलग कार्य होते हैं। आगे का अलग भाग होता है, साइड का अलग होता है, ठीक है। इसके अनुसार अलग अलग नाम दिए भी गए हैं, नाम भी अलग दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेंगे जो भी है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए दांत जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, देखिए आपको 4 तरह के होते हैं। देखिए आपको कौन सा होता है, तो मैं आपको आगे वाला बताती हूँ। जो आपका आगे का दांत है ना, तो आगे का 2 दांत जो होते हैं और आपको उसके जस्ट बगल वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, कृंतक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, कृंतक कहे जाते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, उसके बाद वाले जो दांत होते हैं, 4 दांत के बाद जो होते हैं, तो देखिएगा रंधक होते हैं। रंधक क्या होते हैं, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। रंधक जैसे होता है, इसको देखिए ये होता है अग्रचवर्णक होता है। अग्रचवर्णक तो रंधक के पीछे क्या होता है, अग्रचवर्णक दोनों साइड होता है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो अग्रचवर्णक बोलते हैं इसको। और लास्ट का जो दोनों साइड का 3 दांत होता है ना, मतलब आपका लेफ्ट का राइट का तीनों, तो इसको चवर्णक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोल प्री मोलर इसको बोलेंगे और इसको मोलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चवर्णक बोलते हैं और इसको अग्र चवर्णक बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से 3 तरह के हमने देख लिया, दांत अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि ऊपर में कुछ है क्या, नहीं। चलिए यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि हमारे मुख में लाला ग्रंथियाँ होती है। जो लाल जो होती है लाला रस, यानी लार जो है वो स्रावित करता है, ठीक है। लाला ग्रंथिया का मतलब क्या होता है कि लार स्रावित करता है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का प्रयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे दांत का ही प्रकार दिए हुए, तो देख लेते हैं। ये बॉक्स वाला बहुत ज़रूरी होता है। ये देख लीजिए, मैं आपको कर देती हूँ। ये क्रियाकलाप करने के लिए बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो क्रियाकलाप कर लीजिए। आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा कि आपको किस तरह से आपको फाड़ने का छू कर कैसे करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका जो है, क्या आपको पता है, आपको याद है कि कुछ वर्ष पहले पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, ठीक है। हाँ, तो ये तो सभी के दांत होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो दूध के दांत और अस्थाई दांत की बात की जा रही है, ठीक है। जब छोटे रहते हैं तो क्या होता है, दूध के दांत रहते हैं वो टूट जाते हैं, फिर अस्थाई दांत आता है, ठीक है। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है, यानी छोटे जब रहते हैं तो लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, यानी 8 साल की आयु तक ये गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। जो गिरते हैं वो दूध के दांत होता है, अस्थाई दांत नहीं होता, अस्थाई दांत होता है। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, और जब दूध के दांत टूटते हैं तो क्या आते हैं, अस्थाई दांत निकलते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं, अस्थाई दांत कहते हैं। देखिए विभिन्न स्वास्थ्य व्यक्तियों के स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं और तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं जो बूढ़े होते हैं, तो ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला कि आपका बोला जा रहा है मिठाई और दंत क्षय होता है। देखिए जितना भी मीठा चीज़ है ना वो दांत को क्या करता है, ख़राब कर देता है। दंत क्षय जो होता है ना, दांत को ख़राब कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सामान्य हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। हमारे मुख में क्या होता है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें से हमें कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हमको हानि नहीं होता फिर भी
खाने के बाद हमें हाथ या मुख साफ कर न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। इसलिए देखिएगा क्या होता है कि जब भी आप खाना खाइए तो आप क्या कीजिए, कुल्ला कर लीजिए, चाहे आप मुंह में पानी डाल करके गरारा कर लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे दांत जो है वो लंबे समय तक टिक पाते, नहीं तो कुछ कण फंसे रहते हैं तो दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मित करते हैं। और जीवाणु क्या करते हैं कि भोजन जो फंसा रहता है उसमें शर्करा का विघटन कर देते हैं और क्या करते हैं, अम्ल निर्मोचित करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया, देखिए क्या होता है कि ये अम्ल क्या होते हैं, धीरे धीरे जो एसिड होते हैं वो दांत को क्षति पहुंचाते हैं, बाद में दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं, यानी दांत सड़ना जिसको बोलते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया गया तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाती है। मतलब थोड़ा सा उम्र होने लगता है तो, नहीं तो आपका नुकसान होगा ही। या ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे आप, ठंडे पे पिएंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चीनी युक्त मिठाई जैसे टॉफ़ी वगैरह जो ज़्यादा खाते, चॉकलेट वगैरह, उनके दांत इसीलिए सड़ते हैं। अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पे 2 परख नली लेने की बात की जा रही है। उन्हें ए तथा बी चिन्ह कीजिए और परख नली ए में चम्मच उबाले चावल डालिए। ठीक है, 1 चम्मच उबले चावल डालने के लिए बोला जा रहा है। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर के 3 से 5 मिनट तक चबाने की बात की जा रही है। और दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि परख नली बी लेने के लिए बोल रही है। उसमें क्या बोल रहा है कि दोनों परख नलियाँ में जो है वो 3 से 4 ml जल डालने के लिए बोला, पानी डालने के लिए। जब दोनों परख नलियाँ में आयोडीन क्या होता है, विलयन की 2-3 क्या कीजिए कि बूंदे डाल लीजिए और उनका प्रेक्षण कीजिए, मतलब उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिएगा कि ए और बी में क्या अंतर है। परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, क्योंकि देखिए परिमाणों की चर्चा अपने मित्र और अध्यापकों से कीजिए। लाला रस जो होता है, जिसको लार कहते हैं, चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। यानी जो हमारा रस होता है वो क्या कहते हैं, चावल के जो मंड होता है उसको किस में बदल देगा, तो शर्करा में बदल देगा। जीभ एक मांसपेशी अंग है, ठीक है, जो पीछे की ओर मुख्य गुहिका के अधर तल होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। ठीक है, क्या आपको जीभ का कार्य ज्ञात है, यानी हमको पता करना चाहिए कि जीभ जो होता है वो किस तरह से काम करता है। तो देख लेते हैं। ठीक है, हम बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो हम जब भी भोजन करते हैं तो लार जीभ जो होता है, लार क्या है, लार को मिलाने का कार्य करता है। जीभ जो होता है वो लार और रोटी, जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी और लार मिल करके वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और निकलने में भी सहायता होता है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ का स्वाद कलिकाएँ होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता चलता है। ठीक है, हम उस स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको ऊपर में कुछ दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्स में मिठाई और दंत से हमने पढ़ लिया था क्या, हाँ ये पढ़ लिया था। देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है कि यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करने की बात की जा रही है। चलिए यहाँ पे देख लें, भोजन और नली ग्रसिका की बात की। निगला हुआ ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। निगला हुआ जो कोई भी निगलते हैं तो कहाँ जाता है, ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, जो फूड पाइप होता है। ग्रसिका गले और वक्ष में होती है। ठीक है, गले और वक्ष में होती है, वक्ष से होती हुई। ठीक है, गले और वक्ष से होती हुई कहाँ जाती है। और क्या होता है कि ग्रसिका जो होती है, भित्ति के संकुचन में भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है और लास्ट में सरकता है। चलिए ग्रसिका मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रसिका मैंने बोला था ना, ये वाली होती है ग्रसिका, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये होती है ग्रसिका। ठीक है, चलिए
ये देखिए ग्रसिका है, ऊपर वाले देख लिया हमने। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से क्या होता है, भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा पेट जो है खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए हमें क्या हो जाता है कि वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उल्टी जो हो जाती है उसी को वमन बोला जा रहा है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, जिसके कारण विषय में सोचिए और अपने अभिभावकों और अध्यापकों से चर्चा करने की बात की जाए। देखिए जब कभी हम मान लीजिए कि फूड डाइजेस्ट नहीं होता तब भी वमन हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे ऑयली फूड ज़्यादा खा लेते हैं या फिर हम अच्छे से तरह से फूड जो है च्यू नहीं करके खाते हैं, तो तब भी हमारा इस तरह का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखिए भोजन जो है, ये भोजन जा रहा है, ये ग्रसिका है, लंबा वाला फूड पाइप, ये कहाँ जाएगा, अमाशय। अमाशय क्या होता है, स्टोमक जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए पेट जिसको बोलते हैं, पेट, ठीक है ना। चलिए ग्रसिका में भोजन की गति जो होती है, ठीक है, यहाँ पे जा रही है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो अमाशय की बात की जा रही है। अमाशय देखते हैं, अमाशय जो होता है क्या होता है कि मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, क्या होती है, तो अमाशय। और ये क्या होता है, ये चपटा जे की आकृति की होती है, इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तथा आहार नाल का सबसे बड़ा चौड़ा भाग है। आहार नाल का क्या है, ये चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है। क्षुद्रांश यानी क्या, छोटी आंत, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो बॉक्स में दिया हुआ तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी होती है, हिचकी आती है, होता है हम लोगों के सभी के साथ, तब घुटनों का अनुभव होता है, घुटन का अनुभव होता है, ठीक है, यानी घुटन होने लगता है या खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। यानी कहने का मतलब कि खाद्य कण जो होता है वो क्या होता है कि श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है और श्वास नली जो होती है नासिका से आने वाली जो वायु को क्या करता है, वो फेफड़े तक ले जाने का काम करता है, ठीक है, लंग्स तक। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, ये क्या करता है कि ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी जो होती है में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं, ठीक है। यानी ग्रसनी में जो आप खाना जो खाते हैं और हवा का सेम एक ही रास्ता होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है, यानी कैसे हम लोग जो है वो भोजन जो है श्वास नली में ना जाए। भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना बल्ब का कार्य करती है, यानी मांसल जो बनावट होती है वो बल्ब का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक देती है। बाद में क्या करता है कि श्वास नली को ये जो है वही बल्ब जो है वो ढक देता है तथा भोजन ग्रसनी में भेज देता है। इस तरह से क्या होता है कि भोजन कहाँ चल जाता है, ग्रसनी में, फूड पाइप में चला जाता है। और कभी कभी देखिएगा कि संयोग बस क्या होता है कि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह जो होता है, अमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह श्लेष्मल हाइड्रोलिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शेषल मल जो होता है अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, इससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है, ठीक है। पाचक जो रस होते हैं वो क्या होते हैं, जठर, पाचक रस को जठर रस भी बोलते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। और पाचक रस जो होता है प्रोटीन को क्या करेंगे, सरल पदार्थों में विघटित कर देंगे, ठीक है। देखिए क्षुद्रांश की बात की जाए तो क्षुद्रांश क्या है, लगभग जो है 7.5 मीटर लंबा अत्यधिक कुंडलित नली है, ठीक है। क्षुद्रांश जो होता है, जो छोटी आंत होती है, कितनी होती है, तो 7.5 होती है। पूछता है वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है, तो वन लाइनर फॉर्म में जो है वो पूछता है, ठीक है।
तो इसको याद रख लीजिएगा। तो क्षुद्रांश जो छोटी आंत होती है वो उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 7.5 मीटर होती है। यह जो है वो यकृत एवं अग्नाशय से क्या करता है, स्राव प्राप्त करती है, ठीक है। और स्राव जो है वो लीवर या अग्नाशय से प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं और कुछ भित्ति से भी रस स्रावित होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। अगला क्या बोला है कि यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपर भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि। अग्नाशय क्या होती है, हल्के पीले रंग का बड़ा ग्रंथि होता है अग्नाशय। पैनक्रियास जिसको बोलते हैं, जो अमाशय के ठीक नीचे होता है, और अमाशय के नीचे कौन होता है, अग्नाशय होता है, ठीक है। इसमें देखिए अग्नाशयिक रस यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर प्रक्रिया करता है तथा इनको अपने सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है। आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है वो क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंच जाता है। यहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो कौन, कार्बोहाइड्रेट जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तथा वसा किसमें, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन, तो वसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन अमीनो में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो देखिए वसा किस में बदलेगा, तो वसा अम्ल में, और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में बदलेगा, तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एक बॉय का पिक्चर है, ठीक है। देख लेते हैं डिटेल में भी जो भी दिया हुआ है इसको। चलिए यहाँ पे जो है एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था, तो जो एक मतलब दुर्घटना हुआ था उसी में अमाशय क्या काम करता है उसका खोज हुआ था। सर 1822 में क्या था, एलेसी सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, यानी जो उसका वक्ष जो था वो बहुत ही नुकसान पहुँचा तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया और पेट में क्या हो गया कि उसको छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्लूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। उसको क्या किया गया, जो अमेरिका के जो चिकित्सक थे जो आर्मी से रिलेटेड थे उनके पास ले जाया गया। चिकित्सक तो उसकी जान तो बचा ली, परंतु यह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका और इसके छिद्र को पट्टी से ढक दिया। और बाद में क्या किया कि पट्टी से ढक दिया। ब्लूमोंट के छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो। उसने कुछ रोचक परीक्षण किया। बाद में देखता है कि मतलब वो देखते हैं कि मतलब अंदर में क्या उसका काम फंक्शन क्या हो रहा है। ब्लूमोंट क्या देखते हैं कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, ठीक है। और अमाशय जो है वो मंथन करने का काम करते हैं। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है और इसके अंदर में जो दीवार होते हैं, भित्ति जिसको बोलते हैं, साइड से क्या होता है कि लिक्विड जो स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता है और भोजन को क्या करता था, डाइजेस्ट कर सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन शुरू होता है। और देखिए अमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता था जब भोजन जो है स्टार्ट होना शुरू होता था, ठीक है। देखिए ये जो है बॉय है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह का अमाशय का, ठीक है। देखिए ये अमाशय है ना। देखिए यहाँ पे देखिए क्षुद्रांश में अवशोषण की बात की जा रही है, तो देखते हैं क्षुद्रांश क्या होता है। तो हमने देखे थे ना कि ये हमारे क्या था, छोटी आंत थी ना। देखिए यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिका में चला जाता है। और क्या होता है कि स्थिर होकर के वो रुधिर वाहिका यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वहाँ पे चला जाता है, ब्लड वेसल्स में। इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं। और ये क्या होता है, पूरा जो क्रिया होता है अवशोषण होती है। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। और क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति के जो होती है वो किसकी तरह, उंगली की तरह बनावट होती है, ठीक है। जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत में क्या भूमिका है, यानी दीर्घ रोम किस तरह से काम करता है, ठीक है। अगला देखिए
यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका जो दीर्घ पचे हुए भोजन के अवशेषण के अवशेषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देती है। ठीक है, ये इसके तल क्षेत्र को बढ़ाती है। प्रत्येक दीर्घ में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं को जाल फैला रहता है। ठीक है, प्रत्येक दीर्घ में क्या होता है कि सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है कि ये जो होता है वो दीर्घ की सतह पे पचे हुए भोजन अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिका में चला जाता है। बाद में क्या होता है कि रुधिर वाहिका में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। ये क्या होता है कि विभिन्न भागों तक होता है जब उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इसी को क्या करते हैं, सर्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है, शरीर के विभिन्न भागों में होता है, जटिल पदार्थ बनाने में किया जाता है वहाँ पे। और आपका ये जो प्रोसेस चलता है तो इसको क्या कह रहे हैं, सर्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो सकता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांश में भेज दिया जाता है, यानी आपको बड़ी आंत से वो निकल जाती है। चलिए बृहदांश की बात की जा रही है तो बृहदांश क्या है, आपका क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यानी बृहदांश जो होता है वो ना क्षुद्रांश से क्या होता है, चौड़ा भी होता है और छोटा होता है, यानी क्षुद्रांश थोड़ा बड़ा होता है, याद रखिएगा लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं तो बृहदांश क्या होता है कि 1.5 मीटर लंबा होता है और इसका मुख्य कार्य जो होता है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और क्या हो जाता है कि जो फूड पच नहीं पाता वो कहाँ चला जाता है, मलाशय में, तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पे क्या होता है, समय समय पर गुद्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की बात की जा रही है। क्या आपने गाय भैंस और घास खाने वाले जो शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे इस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। यानी जो देखिए खाने के बाद भी जो है वो उनका मुंह चलता रहता है, उसी को जुगाली बोल रहे हैं। जब वे खा रहे हों, जब वे खा ना रहे हों तब भी होता रहता है। क्या होता है कि वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित करते देते हैं, पेट में भंडारित कर देते हैं, मतलब जो गाय बैल होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यह भाग रुमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। यानी रुमेन जो होता है प्रथम आमाशय होता है और रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमिनेंट में जो पेट होता है हमारे 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, थोड़ा बहुत पचता है। ठीक है, और क्या होते हैं कि जिसे जुगल कड कहते हैं यानी जुगाल कहते हैं। ठीक है, परंतु बाद में जंतु इसका छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा इसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोम मंथन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि ये देखिए यह क्या है कि ये रुमेन है। ठीक है, यहाँ पे क्षुद्रांश तो आप जान ही रहे कि छोटी आंत हो गई, ग्रशिका यानी हमारी जो फूड पाइप होती है वो जानवरों में भी होती है। ठीक है, चलिए आमाशय हो गया, अंधनाल हो गया आपका और वेदांश हो गया। देखिए यानी जो बड़ी वाली जो पेट होती है वो बाहर से निकल गई, ये हो गया आपका आमाशय हो गया, पूरा पेट हो गया। और ये क्या है हमारा साइड वाला क्या है, अंधनाल हो गया। ठीक है, अंधनाल हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये वेदांश हो गया जहाँ से बाहर निकल जाता है। अंधनाल का अभी हम लोग पढ़े थे ना, देखे थे ऊपर में। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है कि दस्त के रीजन बोला जा रहा है। तो कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता है। यानी हमारे जब दस्त होता है तो उसी को कहते हैं बार बार हमें मतलब बाथरूम होता है। ठीक है, इस स्थिति को दस्त कहते हैं। बाद इसको क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता है, फूड पॉइजनिंग तथा अपचत के कारण होता है। भारत में जो है विशेषकर बच्चों में यह स्थिति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकती है। जब ज़्यादा होने लगता है तो ये मतलब नुकसान भी होते हैं, लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है बॉडी में।
इसमें क्या होता है कि शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होती रहती, बार बार होगा तो एनर्जी तो जाएगा, इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, यानी दिखाना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को क्या उबाल कर ठंडा किए और जल में चुटकी नमक और चीनी घोल कर पिलाना चाहिए, ठीक है। क्या कीजिएगा कि आप एक गिलास पानी ले लीजिएगा, थोड़ा सा चीनी, 2 चम्मच चीनी, और आप क्या कीजिएगा उसको उबाल दीजिएगा और थोड़ा सा आधा चुटकी नमक मिला करके मतलब मरीज को पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल यानी ROS कहते हैं, ORS कहते हैं, ORS जो है। और ये देखिए जो हमारे दस्त से जो पानी निकल रहा है ना, तो उसको क्या करेगा, ये पीने से क्या होता है कि वो जगह को भर देता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या जुगाली करना कहते हैं, ऊपरी देखिए हम लोग यहाँ क्या है कि यहाँ जो है इस प्रकार को रोम मंथन, जो हमने ऊपर देखे थे, जुगाली करना कहते हैं। रोम मंथन क्या होता है, जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोम मंथी कहलाते हैं। और ऐसे जंतु जो होते हैं वो क्या होता है, रूमिनेंट होते हैं, यानी जो एनिमल होते हैं, या रोमंथी कहते हैं, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। घास किस तरह का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है, और ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। किसी रुमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाला जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। आपका जो जीवाणु पाया जाता है, उसी तरह से बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, यानी जंतु भी नहीं कर पाते, और आपके क्या होते हैं कि आपके मानव भी नहीं कर पाते हैं। और घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, जानवरों जैसे आपका घोड़ा हो गया, उसके अलावा खरगोश आदि में शुद्धांश और वेदांश के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। क्या होता है कि संरचना होती है, और इसे अर्धनाल कहते हैं। और ये थैलीनुमा संरचना को ही क्या कहते हैं, अर्धनाल कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे हम लोग देखे ना, देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्धनाल जो है वो थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है, ये वाला। चलिए अगला देख लेते हैं। और ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपका जो है वो क्षुद्रांश, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, यानी मनुष्य के आहार नाल में नहीं होता है, ठीक है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाए जाते हैं, यानी जिनमें पाचन तंत्र पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा है। परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें तो ना ही मुख होते हैं ना ही पाचन तंत्र होते हैं, ठीक है। वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं इसका तथा पाचन करते हैं, मतलब ये पूछने की बात की जा रही है। चलिए अगला देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अमीबा भी संभरण और पाचन करने की बात की जा रही है। तो अमीबा के बारे में देखिए, अमीबा जो है जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोशीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर ये जो है वो क्या है, जीव है, ठीक है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका में क्या होती है, एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्र का कोशिका जो होता है, कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। और ये क्या होता है कि बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहा। अमीबा जो है हमेशा बदलता रहता है पैटर्न को, और एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धन निकलता रहता है, और ठीक है, एक उंगली के बराबर निकलता रहता है। इसे क्या कहते हैं, पदाप कहते हैं, यानी कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। इसको क्या कहते हैं कि ये क्या करता है कि बाहर निकल के अपना भोजन कर सकता है या चल सकता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, यानी कहने का अमीबा जो होता है कि कुछ जीवों को खाता भी है, तथा तब इसे भोजन का आभास होता है। तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके इसे निगल सकता है। बाद में क्या होता है कि ये जो है निगल सकता है। देखिए खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं, और खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो उसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। देखिए ये जो है वो क्या है, अमीबा होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये क्या है कि आपका अमीबा का फोटो है,
ठीक है। ये पूरा है, ये केंद्रक होता है और ये पदाव होते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं ना वो पदाव है। ये क्या है कि देखिए आपका जो पदाव है, तो पदाव जो है वो खाद्य कनिका जो है गया, अंतर्ग्रहण किया, और धमनी, खाद्य धमनी जो होती है इस तरह की होती है, ठीक है। चलो यहाँ जो है बहिक्षेपी अपशिष्ट की बात की जा रही है, ठीक है। चलो बाहर जो निकल रहा है, ठीक है, देख रहे हैं बाहर जो निकल रहा है, बहिक्षेपी अपशिष्ट यानी बाहर जो निकल रहा है बेकार की चीज़ें। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और बिना जो पचा हुआ जो अपशिष्ट है उसको खाद्यधानी के द्वारा बाहर निकाला दिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए भोजन के पाचन का आधारभूत प्रकरण सभी प्राणियों में समान होता है। सभी प्राणियों में क्या होता है? समान होता है। इसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंध्र पर अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतर के विषय में पढ़ेंगे, यानी दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए आज जो हमने चैप्टर को पढ़ा है तो देख लीजिए यहाँ पे जो भी पॉइंट है, तो देखिए जो शब्द है, तो हमने अवशोषण को देखा, अमीनो अम्ल को देखा, स्वांगीकरण को, पीतरस को, गुहका को, आपका देखिए रंधक को, सेलुलोज को, दांत के अंदर था ना, पाचन तंत्र को, निष्कासन बाहर निकलना, वशाम्ल, खाद्य धानी हो गया, पित्ताशय हो गया, कृंतक हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया, यकृत हो गया, चवर्णक, ग्रशिका, अग्नाशय, अग्रचवर्णक, पदाव, रूमिनेंट हो गया, रोमंथी हो गया, लाल ग्रंथि हो गया, उसी तरह से आपका क्या है दिग्र रोम हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए कि हमने क्या सीखा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यक होता है। जंतु का जो पोषण होता है उसमें पोषण आवश्यकता होता है। तो क्या होता है? भोजन अंतर्ग्रहण की विधि एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है, ठीक है। अगला देखिए क्या होता है कि आहार नाल और स्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुख्य गुहिका होती है, ग्रशिका होती है, आमाशय होती है, क्षुद्रांश होता है, बृहदांश होता है जो मलाशय में समाप्त होती है, तथा गुदा, और इसमें क्या होता है कि गुदा में मिला होता है। 6 नंबर पॉइंट है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो लाला ग्रंथि होती है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है। आमाशय की भित्ति और क्षुद्रांश की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है, ठीक है। ये सब होता है आमाशय। देखिए अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि भी भिन्न होती है, ठीक है, यानी सेम नहीं होती है। जटिल पोषण क्या है? एक जटिल प्रक्रम है। इसमें क्या होता है कि अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, शोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, बाद में क्या होता है? निष्कासन हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मंड किसको कहते हैं? मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आमाशय से, पेट से। यकृत द्वारा स्रावित पीत अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांश भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया में भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांश में पूरा होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि जल और कुछ लवण वेदांश में अवशोषित होते हैं, यानी जल और कुछ जो लवण होते हैं वो कहाँ अवशोषित होते हैं? तो वेदांश में अवशोषित होते हैं, यानी बड़ी आंत जिसको बोलते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर देते हैं और बाद में क्या होता है कि ये बाहर कर देते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं करते मल के रूप में क्या होता है कि वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल दिए जाते हैं, बाद में निकल दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए मैंने आपको जो चैप्टर 2 है वो कराया है। अभी कुछ और बचे तो देख लेते हैं। देखिए गाय हो गया, भैंस हो गया, हिरन जैसे घास खाने वाली जंतु जो क्या रुमेंटी होता है, रुमिनेंट होते हैं। वे क्या करते हैं? पत्तियों को ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं और रुमेन में भंडारित कर देते हैं, और बाद में क्या होता है कि कुछ अंतराल के बाद जो है वो पुनः अपने मुंह में लाएंगे, ठीक है।
तथा पशु धीरे धीरे जुगाली करते हैं। देखिएगा कि पहले तो खा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ देर के बाद वो फिर से स्टोर किया और थोड़ा थोड़ा पार्ट को निकालेंगे, उसका जुगाली करेंगे, चबाते हैं। और ये क्या जुगाली करना CH4 को बढ़ाता है, यानी ये हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है ना तो उसको बढ़ाता है। आप जब बड़े होंगे ना तो आप पढ़ेंगे कि CH4 जो मीथेन होता है वो क्यों नुकसानदायक है आपको एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन का, तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। और पाचन क्या होता है, खाद्य धानी में होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्या किया हमने कि हमने चैप्टर 2 देख लिया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।